आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और सच्ची स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश और स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ में होंगे और मेरी ऊपर वाले से हमेशा यही कामना रहती है कि आप सभी लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ और खुश बने रहें। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे कि हर वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहे और ये सफर यूं ही चलता रहे। आज की जो ये स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ये दिखता है कि यदि कोई दबंग इंसान हो या रसूखदार इंसान हो तो वो कैसे कानून के साथ भी खिलवाड़ करता रहता है। एक 24 साल की कम उम्र में ही कभी सम्मेलनों की रौनक बन चुकी मधुमिता शुक्ला एक बेहद ही साधारण फैमिली से आती थी। उन्हें कविताओं का बहुत शौक था और अपनी कविताओं से ही उन्होंने अपनी पहचान भी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन 9 मई 2013 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जिस वक्त मधुमिता की हत्या हुई वह 24 साल की थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब वो प्रेग्नेंट भी ये पता चला जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां से ये जो है ये उनका जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट लीक हो गई, तो उसमें पता चला कि वो जिस समय उनकी गोली मार करके हत्या हुई उस वक्त मधुमिता शुक्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब हत्या की जो साजिश रचने का दोषी तत्कालीन उस समय के जो बीएसपी सरकार में काफी प्रभावशाली मंत्री थे, पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी, और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया गया। और साल 2007 में देहरादून की एक कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जांच के दौरान आरोप लगा कि अमरमणि शुक्ला का जो इनके साथ में जो संबंध था। अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताएं लिख रही थी। वह सिर्फ कविताएं लिखती ही नहीं थी बल्कि अपनी उन्हीं कविताओं को खुद गाती भी थी और उसकी लिखी कविताएं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देती थी। अपनी कविताओं से बहुत ही छोटी सी उम्र में ही मधुमिता ने एक अपनी खुद की पहचान बना ली थी। अब इसी दौरान साल 2000 से 2001 के बीच में उनकी मुलाकात उस समय तत्कालीन बीएसपी की सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे और पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी से हुई। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता थे और दोनों की मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदल गई और फिर ये नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि मधुमिता का अमरमणि के घर भी आना जाना बेहद आम हो गया था और उनकी अमरमणि की पत्नी और माँ से भी काफी अच्छे रिश्ते थे। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला और इस रिश्ते को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं भी थी। लेकिन एक दिन अचानक 9 मई 2003 में चौंकाने वाली खबर सामने आई। मधुमिता शुक्ला को लखनऊ के पेपर मिल सोसाइटी में सुबह सुबह किसी ने गोली मार दी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मधुमिता शुक्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये बात सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आई। ऐसे में अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते की बात भी सामने आने लगी और मधुमिता के परिवार वालों ने अमरमणि पर हत्या का साजिश और उसकी साजिश का केस दर्ज कराया। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि मधुमिता अमरमणि के बच्चे की मां बनने वाली थी, क्योंकि डीएनए की भी जांच हुई थी। तो अब इस मामले की जांच से ये साफ हो गया कि मधुमिता की हत्या में अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि शामिल थी। दोनों पर सालों तक केस चलता रहा। अब मधुमिता के परिवार वालों तक बिना हार माने अमरमणि के खिलाफ वो भी लड़ते रहे। अब आखिरकार साल 2007 में निचली अदालत ने अमरमणि और उनकी पत्नी और उनके भतीजे सहित एक शूटर को दोषी ठहराया। अब इसी साल अमरमणि और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई।
अब रसूख का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। जो अमरमणि त्रिपाठी था, ये चाहे उस समय तत्कालीन बीएसपी की सरकार, जो मायावती जी की सरकार रही हो, उसमें कैबिनेट मंत्री था, चाहे उससे पहले की मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, उसमें भी कैबिनेट मंत्री रहा, चाहे राजनाथ सिंह जी की, चाहे कल्याण सिंह जी की, ये सभी में बाकायदा मंत्री रहा। अब इसने उसी का फायदा उठाते हुए अगस्त 2023 में यूपी की सरकार ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश के हिसाब से अमरमणि त्रिपाठी को मतलब रिहाई देनी थी। अब जब ये बात सामने आई तो इस पे काफी आवाज भी उठने लगी। अब यहीं से असली जो है रसूख का पता चलता है। अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया जाए, ऐसा आदेश पारित हुआ। यूपी सरकार के आदेश के हिसाब से अमरमणि और उनकी पत्नी ने 20 साल से ज्यादा जेल में सजा काटी है। पर अब आपको जो सच बताने वाली बात है वो ये है, जिसे सुनने के बाद में उम्र कैद की सजा काट रहा देश का हर कैदी खुद को कोसेगा और उसके साथ सरकार या कानून ने नाइंसाफी क्यों की। तो पूर्व माननीय विधायक और मंत्री जी की उम्र कैद का कुल जोड़ घटाव ये है कि 2013 यानी पिछले जो जो 10 साल से ये दोनों मियाँ बीवी सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहे। यानी कि पिछले जो 2 साल यानी 2021 से और दोनों जेल गए ही नहीं थे। और तो और दोनों की रिहाई का जो परवाना भी उन्हें जेल में नहीं बल्कि गोरखपुर के बीआरडीओ हॉस्पिटल में मिला। यानी कि दोनों की दोनों बीआरडीओ हॉस्पिटल के 2 रूमों में बाकायदा एक आराम से वहां पे रहते थे। खुद जेलर साहब मुस्कुराते हुए उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाते थे। यानी कि 10 सालों में से 8.5 साल से ज्यादा वक्त दोनों मियाँ बीवी ने गोरखपुर जेल के बाहर एक सरकारी हॉस्पिटल के खास कमरों में फुल आजादी के साथ काटी, वो भी उन रहस्यमय बीमारियों के नाम पर जिसके बारे में सही सही जानकारी कभी किसी को पता ही नहीं चली। गोरखपुर की जेल में आने से पहले करीब 8 साल तक अमरमणि जेल में रहा मगर कभी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन 2012 में गोरखपुर आते ही वो बीमार पड़ना शुरू हो गया और गोरखपुर आने के साल भर बाद ही सबसे पहले मधु 27 फरवरी 2013 को इलाज के नाम पर बीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंची और इसके 2 हफ्ते बाद ही 13 मार्च 2013 को अमरमणि भी उसी हॉस्पिटल पहुंच गए और तब से ही एक ऐसा इलाज शुरू हुआ जो रिहाई तक कभी खत्म ही नहीं हुआ। यानी कि पिछली 10 सालों में से सिर्फ चंद ऐसे मौके आए जब दोनों हॉस्पिटल से वापस जेल गए हों। ये चंद मौके भी कुल मिला के सिर्फ 16 महीने के थे। यानी कि बाकी के 8.5 साल दोनों ने गोरखपुर के हॉस्पिटल में ही बिताए, जिसमें कुल 32 कमरे हैं। उसी प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 16 में अमरमणि और मधु दाखिल हैं और परमानेंटली दोनों इतने लंबे वक्त से यहाँ भर्ती रहे और इनके 16 नंबर कमरा से नंबर तक हटा दिया गया था और प्राइवेट वार्ड में रूम नंबर 15 के बाद सीधे 17 आता था, लेकिन 16 का जो रूम नंबर था वो हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया था। खैर ये तो था एक प्रभावशाली जो रसूखदार इंसान होता है तो उसे हर जगह हर सुविधाएं मिलती हैं और उसके लिए कानून भी कभी कभी अलग ही काम करता है। खैर आप सभी लोग सचेत रहें, सावधान रहें और हमेशा सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। तो ऐसे ही फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। जय हिंद, जय भारत।